अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक नए दिन और एक नई सुबह का आगाज़ और बहुत सी दुआओं के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा भी गुजरे, खुशगवार भी गुजरे। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने अंदर भी पॉजिटिविटी रखें और किसी और का भी मूड ख़राब ना करें, किसी और का भी दिन ख़राब ना करें। ये ना हो कि आपका अपना अच्छा हो लेकिन आप अपने रवैये से किसी और को बॉदर कर लें या परेशान करते हैं। तो इसी के साथ जनाब आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। और हमारी मुल्क का कुछ कल्चर डायमेंशंस ऐसी हैं कि जब तक पॉलिटिकल बात ना हो और जब तक हम करंट अफेयर्स पर देखें ना कि हो क्या रहा है, तब तक हमारे दिन का आगाज़ उस तरीके से नहीं होता। सो ज़रा सा फॉलो अप लें कि पिछले 3 दिनों में क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ बगोइयाँ जारी रहीं, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामलात कहाँ तक पहुँचे, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो जनाब बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए रिलीफ की कोशिशें जारी हैं और बबांगे दोहल अब तो कुछ पीटीआई के रहनुमा इस हवाले से कोट कर रहे हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से पस पर्दा मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसे पहले बहुत ज़्यादा सियासी मौत करार दिया जा रहा था खान साहब के लिए, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इतलात यही है कि अब इन्हीं दरवाज़ों पर रिलीफ के लिए एक दूसरे तलाश में दस्तक दे रहे हैं। और कल की खबर ये है कि एक पाकिस्तानी वफ्द जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जिसमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ अमरीकी पाकिस्तानी थे, उनकी अडयाला में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। और ख्वाजा आसिफ जैसे सियासी मुखालिफिन इसे मिन्नतें करार दे रहे हैं, जबकि इसे कुछ लोग नई सियासी हिकमत अमली का नतीजा समझते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात नहरों को लेकर अब भी गर्म है और पीपल्स पार्टी बज़द है किसी सूरत ये नहरें नहीं बनेंगी। पंजाब का मौक़िफ़, उस्मा बुखारी साहिबा भी मैदान में आई। उन्होंने कहा कि जनाब इस डॉक्यूमेंट पर तो दस्तखत हो चुके थे, ये तो हर सूरत बन के रहेंगी और जिन्हें एतराज़ है वो उन लोगों से बात करें जिनका ये प्रोजेक्ट है। तो होने क्या जा रहा है, इन तमाम तर मामलात पर हम जनाब बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं इमरान याकूब साहब। कुछ ही देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दरियाए सिंध से ये जो 6 नई नहरें निकाली जाएंगी, इस पे आखिर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि सारा कुछ इजलास में ही तय होना है और जब तक इजलास नहीं बुलाया जाएगा तब तक ये मामला उसी तरीके से रहेगा। और जब दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी होगी तो ये मसला और ख़राब होता हुआ नज़र भी आएगा। जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने कहा कि हम भी देखते हैं ये नहरें कैसे बनेंगी, जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, और दूसरी जानिब बैरिस्टर अकील की तरफ से भी कहा गया कि ये प्रोजेक्ट तो हर सूरत मुकम्मल होगा। लेकिन सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से ये हैं कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा, और बिलावल साहब चूँकि अब कह चुके हैं कि हर हाल के अंदर नहरें बनेंगी और वो नहरों के मामले पर आवाम के साथ जो हैं वो खड़े होंगे। तो इसी पर जनाब अब हम बात करेंगे कि दरियाए सिंध से ये जो नहरें निकालने का मंसूबा है उस पर सिंध के साथ भी जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। और सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ही ये मामलात तय पाने हैं या नहीं पाने, बल्कि जब तक अब पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान ये मामलात सेटल नहीं होंगे तब तक ये मसाइल और हुकूमत के लिए टफ़ टाइम जो है वो बरकरार रहेगा। तो जनाब देखते हैं ये मामलात जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि अवामी मुफाद के लिए जो है वो फ़ैसले होने चाहिए। मेरे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। सर, ये होने क्या जा रहा है? क्या वाकई कल मुलाकात कोई हुई है बानी पीटीआई की? ये जो पाकिस्तानी वफ्द कल मिला है उनसे, अगर वाकई मिला है, कोई तस्दीक हुई है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकातें तो जारी हैं, लेकिन अब मामला ये है कि हम बतौर साफ़ी उस वक्त तक किसी भी खबर की तस्दीक नहीं कर सकते जबकि दोनों फरीकों में से, यानी या बानी की तरफ से और या मुलाकात करने वाले की तरफ से हमें कोई तस्दीक ना कर दी जाए। तो अभी बहुत सारी मुलाकातें उनकी ऐसी भी होती हैं कि जो मुलाकात तो हो जाती है लेकिन बाद में पीटीआई की तरफ से भी उसकी तरदीद जारी कर दी जाती है, या बानी के लोग जो करीबी हैं वो भी उनसे मुलाकात के बाद उसकी तस्दीक या तरदीद कर देते हैं। और पीटीआई आपके सामने जो उसके मामला चल रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ों से वो ख़ुद भी
क्लियर नहीं होते कि इस बारे में हमने क्या करना है। उसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो आप खुद देख लें कि पहले ये चीज़ें आती रही कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात चाहते हैं, लेकिन पीटीआई की जितनी क़यादत थी उनमें से अक्सर व बेशतर टीवी प्रोग्राम्स में आके इसकी तरदीद करते रहे। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने कल वीडियो बयान जो जारी किया उसमें तो उन्होंने सारी चीज़ की खुद ना सिर्फ तस्दीक कर दी बल्कि उन्होंने एतराफ़ किया कि बुशरा बीबी की मौजूदगी में उन्हें खुद इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आर्मी चीफ से मुलाकात करें, और उन्होंने इसके लिए उनके एक उस्ताद के ज़रिए कोशिश भी की। उन्होंने फिर आरिफ अलवी साहब का भी जिक्र किया। लेकिन ये सारे जो मामलात हैं ये वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पर एक बात भी काबिल ज़िक्र है कि मेरे ही प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब ने ये फरमाया कि जनाब अब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे लेकिन बीच में कुछ तातुल आया, लेकिन अब फिर से हो रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब कुछ कहते हैं, गंडापुर साहब कुछ कहते हैं, कोई और रहनुमा कुछ कहता है। आखिर आपस में ये लोग एक चीज़ पर मुत्तफ़िक नज़र नहीं आते। इकरा एक प्रॉब्लम है पीटीआई की, आप एक चीज़ को समझें। वैसे तो हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शख्सियत परस्ती पे चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में ये कुछ ज़्यादा है। पीटीआई में मामला ये है कि अगर आप देखें कि इमरान खान है, उनके बाद इमरान खान है, उनके बाद इमरान खान है और फिर कारकुन है। अगर आप ये कहें कि उन इमरान खान के बाद कोई क़यादत ऐसी है, देखें चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहने को तो पार्टी के सदर हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि पिछले कितने अरसे से आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक्ट देखा हो, कोई बयान देखा हो, कोई बयान सुना हो, या किसी पार्टी में उनकी शमूलियत देखी हो। उसी तरह चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन हैं जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बेचारे खुद ये गिला करते हैं कि अल्लाह के बंदों मेरे से ही को मशवरा कर दो। वो तो कहते हैं उनको कभी किसी ने किसी मशवरे में भी शामिल नहीं किया। अच्छा, आप ये बातें छोड़ दें, आप खुद चेयरमैन जो हैं इस वक्त मौजूदा बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनकी हैसियत देख लें कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सकते हैं। तो मामला ये है कि जब पार्टियाँ शख्सियत परस्ती की बिना पर चलें तो माफ़ कीजिएगा वो कार्टेल तो हो सकता है, लेकिन वो उस तरह से सियासी पार्टी उसको नहीं कहा जा सकता कि जिसमें वाकई ही जमहूरी असूलों के मुताबिक फ़ैसले होते हों। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी जमहूरी हैं और वहाँ पे जो फ़ैसले मुशावरत से किए जाते हैं, नहीं, वहाँ पे भी मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर या आसिफ अली जरदारी की मर्ज़ी के बगैर फ़ैसले नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल उनमें फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आता है। पीपल्स पार्टी में आपको बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ फ़ैसले कर देते हैं, फलियाल तारपुर असर रखती हैं। मुस्लिम लीग नून में मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, हमजा शहबाज हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं उसमें आपको नज़र आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में ऐसी कोई आपको चीज़ नज़र नहीं आती। इमरान साहब, ये जो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं, जरदारी साहब को रगड़ा जा रहा है कि उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब वो दस्तखत उन्होंने किस सेंस में किए, मीटिंग मिनट्स वो कहते हैं कि जनाब गलत दिए, लेकिन ये बड़ा ग्रेव इशू बन जाएगा नहरों वाला अगर इस पर सियासी बयानबाजी होती रही और ये हल ना हुआ। देखिए, बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। हम पहले ही कालाबाग डैम की सूरत में एक बहुत बड़ा ये मामला भुगत चुके हैं। अब ये नहरों का मामला देखें, जो पहले ही पाकिस्तान खुश्क साली का शिकार है। अगर आपने रिजर्व ना बनाए पानी के तो फिर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे तो खुश्क साली हो जाएगी, बल्कि शुरू हो चुकी है। आप सारा साल रोते हैं कि आपके पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी आपके पास होता है सिर्फ एक सीज़न में, जब मानसून की बारिशें होती हैं और गर्मी में ग्लेशियर पिघलते हैं। बिल्कुल जब ये दोनों काम होते हैं तो आपके पास पानी को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, सेव करने के लिए कोई मसला नहीं है। तो आपको ये आपका जो नहरी निज़ाम है, अगर आपने डैम नहीं बनाने तो फिर आपको ये निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। आपको मुल्की सियासत जो है उसकी भेंट ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए।
और जहाँ तक इन नहरों की बात है, पीपल्स पार्टी का मुतालबा तो ये है कि वो दरियाए सिंध पे कोई नहरें नहीं चाहती, तो इन नहरों में तो दरियाए सिंध से पानी नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत के मुताबिक तो ये दरियाए सतलुज और इस तरह के दूसरे जो दरिया हैं वहाँ से ये मामला है। तो पीपल्स पार्टी असल में तो इस मामले पे ऑन बोर्ड थी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद जो अपोजिशन की जमातें सिंध में वो इस पे इतना वावेला करेंगी और फिर उसके बाद उनके एहतजाज के बाद अवाम भी उनकी तरफ तवज्जो कर देंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर मज़ीद बहुत ज़्यादा कुछ नाराज़ हो। ये कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह के बयान आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान याकूब साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। और बोर्ड है या नहीं, लेकिन मसला सिर्फ यही है और प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जनाब आवाम के लिए मंसूबा होना चाहिए और आवाम के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान के लिए अगर ज़रूरी है नहरें बनना तो ज़रूर बननी चाहिए, इस पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन मुतनाज़ फ़ैसलों के हवाले से जिसने पूरी दुनिया में भूचाल मचाया हुआ है, चाहे वो टैरिफ की सूरत के अंदर जुर्माने आयद करने पे लगे हों या फिर लोगों को मुल्क बदर कर रहे हों या फिर एलन मस्क की पॉलिसीज़ पे चल रहे हों। एलन मस्क पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, यहाँ तक कि मुज़ाहरे अमरीका में ज़ोर पकड़ने लगे हैं और तकरीबन कुल 1200 मुकामात पे अमरीका की 50 रियासतों में एक साथ जो है वो एहतजाज भी किया गया और हैंड्स ऑफ के नाम से जो एहतजाज हुआ इसमें न्यूयॉर्क समेत शहरियों की बड़ी तादाद में अमरीकी शहरी शरीक हुए और उन्होंने कहा कि ये जो एलन मस्क हैं जनाब, ये जो अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं ये लेकर आ रहे हैं, ट्रंप इनका साथ दे रहे हैं, तो इन पॉलिसीज़ को जो है एक तो रूल ओवर किया जाए और दूसरा ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद ये सबसे बड़े एहतजाज थे जो कि हुए। क्या इसके ऊपर असरात हो सकते हैं, किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं, ये हम बात करेंगे। हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट मौजूद हैं शाजिया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपके वक्त का। जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं एक मुतनाज़ फ़ैसलों की सीरीज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो वीज़ा पॉलिसीज़ के मामले पर हो और अब तो ये जिस तरह टैरिफ वाला मामला हुआ है इससे ख़ुद अमरीकी मार्केट जो है वो क्रैश करने की सूरत हाल पे आ गई है। जुर्माने मुख्तलिफ मंडियाँ भी अब लगाने पर सोच रही हैं। कितना मुश्किल होगा ट्रंप के लिए इक़्तिदार में अपने फ़ैसलों को बरकरार रखना, क्योंकि कुछ फ़ैसले उन्होंने किए हैं वो तो वैसे ही रोल बैक हो गए हैं। ट्रंप के फ़ैसले बहुत मुश्किल होगा बरकरार रखना, क्योंकि ट्रंप को बहुत ज़्यादा सामना है मुखालफत का विद इन द कंट्री, अपनी डीप स्टेट से और दुनिया से भी, यूरोप से भी। यूरोप में भी कोई उनको पसंद नहीं करता, ये उनका बहुत बड़ा डिलेमा है। अब चाहे जो भी है, उनके इलेक्शन से पहले भी लॉबिंग थी बाकायदा, वो ना आ सकें, ना जीत सकें, और अब ये जो फैसले हैं वो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो पूरी इकॉनमी से लेकर पूरी अपनी जो सिविलाइजेशन है उसकी ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। वो राइट विंग की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसको दोबारा लेके आ रहे हैं, वो कल्चर को कर्ब कर रहे हैं, LGBTQ जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो रिलीजियस और फैमिली वैल्यूज़ और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। पता नहीं हम अमरीकी मुआशरा इसके लिए कितना तैयार है, नहीं है। साथ में उनका जो सबसे बड़ा इशू है जो मुझे लगता है उनको फेस करना पड़ेगा वो ये है उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, जिस पे वो अब कांग्रेस को बाईपास कर रहे हैं, फैसले लेते हैं इमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक प्रिविलेज प्रेसिडेंट के पास अमेरिका में है कि अगर इमरजेंसी है तो आप बाईपास कर लें और मशावरत की ज़रूरत नहीं है, बिल पास कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमरजेंसी नाफिज करके आप अपना डिस्क्रेशन यूज़ करें और आप कानून पास कर लें। और यही कानून जो है वो इकोनॉमी की भी इन्होंने इमरजेंसी लगाकर तो ये कानून पास किया है, जिसमें जितना भी ट्रेड डेफिसिट जिस कंट्री के खिलाफ इनका है, जिस कंट्री के अगेंस्ट जितना ट्रेड डेफिसिट है उसको इन्होंने काउंट किया है, उसको इन्होंने 2 पे डिवाइड करके उस मुल्क पे टैरिफ लगा दिया। अब जितने मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, लेकिन जितने भी इकोनॉमिस्ट को मैं सुन रही हूँ वो इस बात पे हैरान होने से पहले वो इसकी मज़का खेजी पे बहुत ज़्यादा जो है वो चिलबलाए हुए हैं कि ये क्या है कि
अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड से बाजार जाके ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं तो जो चीज आप खरीद रहे हैं आप उसको कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? आपका डिसीजन गलत है। अगर अमेरिकी बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, अगर अमेरिका बाइंग ज्यादा कर रहा है तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। वो बाइंग इसलिए कर रहा है, ए उसके पास बाइंग कैपेसिटी है, बी वो डेट में जा रहा है और क्रेडिट जो है उसका ओवरहीट कर रहा है। तो इन दोनों सूरतों में इलाज अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए। अमेरिका से बाहर इसका क्या इलाज हो सकता है? तो उन्होंने कंट्री बाय कंट्री काउंट किया है कि हम अमेरिका किस मुल्क से क्या चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं और वो हमारे से क्या खरीद रहे हैं। और अब उस बेस पे अगर वो आपसे उतना नहीं खरीद रहे जितना आप उनसे खरीद रहे हैं, उसको टोटल सम करके 2 पे डिवाइड करके उतना टैरिफ लगा दिया। और इकोनॉमिक की किसी क्लास में टैरिफ की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा शाजिया, कुछ ऐसा भी हुआ है कि एलन मस्क जो हैं उनको वैसे तो खुद ट्रम्प ने कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं और वापस जहां से आए थे वहां चले जाएं। यूएसएड और दीगर इदारे उन्होंने बंद भी किए और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ भी उन्होंने काफ़ी मुतारिफ कराई। बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए क्योंकि ही वॉज द वन हु वांटेड के ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट्स को बंद किया जाए जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करे, उल्टा मुल्कों को इमदाद दे रहे हैं। सो एलन मस्क का क्या किरदार अब आप देख रही हैं? एलन मस्क का किरदार है, उसकी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है इस कैंपेन में और ट्रंप के जीतने में। और उसको एज सच डोज वो जो डिपार्टमेंट था उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको आई डोंट नो, जैसे आप अपने दोस्तों यारों को जो है रियल इस्टेट जो है न्यूयॉर्क रियल इस्टेट में आप फेवर्स दे रहे होते हैं तो कोई ये भी कोई फेवर होगी, लेकिन उसका बैकलैश बहुत ज़्यादा है। यूएसएआईडी को तो पूरी दुनिया ने बहुत सराहा है, अमेरिका के अंदर इसका बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम जैसे लोगों के लिए तो ये नेमत है जहाँ पे कोर्स होती हैं, रजीम चेंज होती हैं, लॉबिंग होती हैं। हमारे यहाँ पे जो है एहतजाज करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जाती हैं। तो ये सारे का सारा वो तो CIA का फ्रंट था, तो पूरी दुनिया ने तो उस पर शुक्र का नाम लिया है। लेकिन मैंने इस पे लिखा है कि ये कभी भी बंद नहीं हो सकता सॉफ्ट पावर का, इसका कोई डिफरेंट नाम देंगे और इसको डिफरेंट डायरेक्शन देंगे। यूएसएआईडी तो उनका बहुत बड़ा CIA का फ्रंट है जिस पे आप जितने भी बंदे भर्ती कर लें, जो भी कर लें। यूएसएआईडी को अगर आप एक साइड पे रख दें, अमरीकियों को प्रॉब्लम हुआ है जो उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़त्म किया है और साथ में ये कहा है कि जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर बताएं कि उन्होंने कौन से 5 काम किए हैं। तो इतनी स्टूपिड चीज़ें ये ऐसे हैं जैसे बचपन में लड़कियां जो हैं वो बच्चियां घर घर खेलती हैं तो फिर वो अपने रूल भी बना लेती हैं और अपनी जो भी जिस तरीके से उन्होंने खेलना होता है। तो एक मुल्क चलाना और अमेरिका चलाना, और वो भी इस लेवल पे इतने टर्मोइल में, इतने केओटिक टाइम में, वो कि एक खेल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये ऐसा लगता है जैसे बंच ऑफ होते हैं, जैसे नाइव इमेच्योर लोग जो हैं वो कुछ खेल खेल रहे हैं। जैसे पिछले दिनों सिग्नल गेट इनका हुआ कि सिग्नल पे बैठ के ये वॉर प्लान बना रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, पीट हेगसेथ है, माइक पेंस है, मार्को रूबियो है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। एक जर्नलिस्ट पूछा कि जी वो कहाँ से आ गया, तो उन्होंने कहा जी ही कुड हैव बीन सक्ड इन। तो वो इतने अजीब किस्म के कि वो आपके ग्रुप चैट में वो सक्ड इन हो गया और आप उस पर बैठकर इमोजीज लगा लगा कर एक वॉर प्लान बना रहे हैं। तो इमेच्योरिटी तो है और पूरी दुनिया के अंदर केओस भी है, क्योंकि दुनिया का एक पिवट है। दुनिया की सारी मईशत जो है वो उसके उठने बैठने से उस पर फ़र्क पड़ता है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो पूरी दुनिया में है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। तो वहाँ पे कोई भी फैसला जो है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा और पूरी दुनिया इस पे अफेक्टेड है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नॉट इन द पोजीशन टू आंसर बैक। नेगोशिएट तो कर सकता है लेकिन आंसर बैक नहीं कर सकता। यूरोपीय मंडियों ने सोचा है कि जवाबन उतना ही टैरिफ तकरीबन 35% से ज़्यादा लगा दिया जाए। चीन ने लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। इवन कल का बयान ट्रंप का काफ़ी सख्त था कि हमें दुनिया ने गूंगा बहरा समझ रखा और हमें वापस एक ग्रेट नेशन बनना है। सूडान के ऊपर उन्होंने काफ़ी पाबंदियाँ तेज़ कर दी हैं अपनी, और बाकायदा तौर पर वीज़ा बंद कर दिया है सूडान के लिए, मनसूख कर दिया है। आपको लगता है कि ये जो तिजारती टैरिफ्स लगाए गए हैं तो बाकी ममालिक का जो रिएक्शन आएगा उससे स्क्वीज भी मंडी होगी अमरीकी और बाकी मंडियों का रुख करेंगे यूरोपियन मंडियां और जिस तरह चीन है?
ये चाइना को कॉपी कर रहे हैं। चाइना के पीछे 20 साल की प्लानिंग है। आपके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, आपके पास फैक्ट्रीज नहीं है, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है कि हम खुद बनाएंगे और खुद यूज़ करेंगे, खुद खरीदेंगे, खुद बेचेंगे, खुद कंज्यूम करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आप चाइना को इसमें फॉलो तो करना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना की 20-25 साल की पूरी स्टेम जो है वो स्टूडेंट प्रोड्यूस करने की, फैक्ट्रीज बनाने की, फैक्ट्रीज को बनाने में जो लोनिंग है, फैसिलिटेशन है, फिर सप्लाई चेन है, उस सब में वो अमेरिका में नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कार इंडस्ट्री जो है उसके लिए भी उनको तकरीबन 80% पार्ट्स जो है वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो जो मेड इन अमेरिका होगा उसमें भी सप्लाई चेन के हवाले से बहुत सी चीजें उनको बाहर से मंगवानी ही मंगवानी है। तो इकोनॉमिस्ट को ये पूरा प्रोग्राम ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई हाफ कुक थ्योरी है, इसको तो प्लान भी नहीं कहा जा सकता। जहां से रेसिप्रोकल टैरिफ का ताल्लुक है, जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मैंने कहा ये बहुत सिंपल, इसको आप लेमैन टर्म में यूँ समझें कि आप अगर कोई चीज़ जो है समझते हैं कि हम ना तो बेचना चाहते हैं ना खरीदना चाहते हैं, तो आप उस पर पाबंदी लगा दें। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने चाहिए। हमारी जितनी भी तिजारत है उसको जाने देना चाहिए। हम क्यों उस पर 20% टैरिफ या टैक्स जो है वो लगाकर जो चीज़ आ रही है, कोई मेकअप का सामान है, कोई दवाई है जो आज 100 रुपए की है, हम उसको 200 की कर लें सिर्फ इसलिए कि हमने खुद उस पर यहाँ मंगवाने पे टैरिफ लगा दिया है। तो ऐसा कोई मुल्क फिलहाल नहीं कर रहा सिवाय चाइना के, क्योंकि चाइना ऑलरेडी जो है वो अफोर्ड कर सकता है। चाइना तो कुछ भी बाहर से मंगवा नहीं रहा है, तो वो तो बाहर से मंगवाने की हम पाबंदी लगा देते हैं। ये बेसिकली पाबंदी है कि ये आप इसको बहुत लोअर लेवल पे भी देखें तो एक कॉपी या एक किताब है, तो अगर मैंने बनाई है और बाहर वाला अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिया है, तो वो जो मेरी 50 रुपए की कॉपी बाहर जाती थी वो कंज्यूमर अब 100 रुपए की खरीदेगा। ये कंज्यूमर पे बोझ है, ये हुकूमतों पे बोझ नहीं है, ये सिर्फ खरीदने वाले पे बोझ है, इवन बनाने वाले पे भी बोझ नहीं है। अब अमेरिका का कंज्यूमर जो है वो एक चीज जो $5 की ले रहा था वो अगले दिन $10 की कैसे लेगा, ये अब अमेरिका का मसला है। पाकिस्तान कोई भी मुल्क जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ की तरफ फिलहाल नहीं जा रहा सिवाय चाइना की। चाइना अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो बहुत चीजें भेज रहा है और खरीद बहुत कम रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वियतनाम जो है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, सिंगापुर बहुत ज्यादा सफर करेगा, पाकिस्तान उस लिस्ट में आता नहीं है। इंडिया की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है जो गुड्स जो है वो अमेरिका भेजने में। अब अमेरिका वो जाकर खरीदी ही नहीं जाएंगी तो आप इतनी बल्क में प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो आपकी पूरी इकोनॉमी अब इंडिया ये कर रहा है कि वो फिर निगोशिएशन की तरफ जा रहा है, कोई तरले मिन्नतें करने की तरफ के प्लीज मुझ पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखे, मेरी चीज अगर जाए तो वो 5 की 10 की बजाय उसे आप 6 रुपए की कर दें, 7 की कर दें, तो ये बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान का इतना कोई इशू नहीं है, तो हम पहले महंगी वहां से खरीदें और यहाँ जो जा सकती हैं बेचारी हमारी थोड़ी मोड़ी चीजें, उन पे भी टैरिफ लगा दें अमेरिका के मुकाबले में, तो वो भी जाना बंद हो जाए। क्योंकि बिल्कुल सही। और ये जो 1200 के करीब मुकामात पर जो एहतजाज हुआ है, आपको लगता है ये कोई प्रेशर क्रिएट कर सकता है ट्रंप पर कि आइंदा आने वाले फैसलों में थोड़ा मोहतात रहेंगे? प्रेशर ऑलरेडी ट्रंप पे बहुत है। मैंने आपसे कहा कि ब्रिटेन में केयर स्टार्मर की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी लॉबिंग फर्म भेजी थी। हम जो यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं हमें पता है कि हमारे यहाँ पे पल्स क्या है, एम्बियंस क्या है। एक अजीब किस्म की हेट्रेड है ट्रंप के खिलाफ और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ। जो उसकी डिवीजन है, जो उसने कहा है कि रशिया आप संभाल लो, मैं चाइना संभालूंगा, तो उससे एक अजीब किस्म की डिवीजन सामने आई कि शायद पता नहीं यूरोप को छोड़ दिया है, अब पता नहीं अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तो नफरत का समा है। अब उसकी वजह से पल्सेटिंग हो रही है। और अगर अमेरिका के अंदर आम बंदा भी बाहर खड़ा हो, आम बंदा हमेशा बाहर तब निकलता है जब आप उसकी पॉकेट पे बोझ पड़ता है। बिल्कुल ठीक तो है। उससे एक और चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप को 180 का टर्न लेते हुए भी कोई टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, वो उनके लिए यू टर्न भी लेना बहुत आसान है। बहुत शुक्रिया आपका। शाज़िया अनवर चीमा साहबा बाहर बैनुल-अक़वामी अमूर साथ मौजूद थी। चलिए जो भी करें लेकिन बाकी मुल्कों को इस तकलीफ से दूर रखें। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और हम आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और
अब हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हम अपनी दरसी किताबों में तो देखते हैं और बहुत ही ज़ोरों शोर से अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मादनी वसाइल से माला माल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सरज़मीन को बहुत ज़्यादा मादनी वसाइल से नवाजा है और इसमें कोई शक नहीं, ऐसा है भी। लेकिन जब हम ये कहें कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग इकॉनमी है और इन मादनियात को इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे पास सोने और तांबे के ज़खायर हैं, रेकोडेक की सूरत में और बड़े से मंसूबे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद हम इसे क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर पाते? हम क्यों इसे ग्रोइंग इकॉनमी का हिस्सा नहीं बना पाते? हम क्यों इससे इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते कि हमें IMF के पास जाना ना पड़े? ये एक सवाल है। तो अब जनाब पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 मादनियाती तरक्की की तरफ इसे एक अहम कदम करार दिया जा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे, यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर होंगी, मादनी वसाइल और मंसूबों के ऊपर बात होगी, एक लीगल फ्रेमवर्क आसानियाँ पैदा करने के लिए वो पेश किया जाएगा। तो 8 और 9 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। नेशनल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 जो है इसका विजन के साथ इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, माहिर है मेटलर्जी एंड माइनिंग में, डॉक्टर फरीद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, तो जिस तरह मैंने भी कहा कि वी हैव अबंडेंट रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान है, KP है, यू जस्ट नेम इट, सब कुछ हमारे पास है, पंजाब भी है, पंजाब भी है। तो सर, इन योर एक्सपर्टीज़, आपके ख्याल में जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, हम लैक कहाँ कर रहे हैं एंड हाउ दिस कॉन्फ्रेंस कैन हेल्प अस? देखिए जी, 2-3 चीज़ें समझने की हैं जी। पहली चीज़ ये समझने की है कि हर नेचुरल डिपॉजिट जो है वो यूनिक होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत कम है। ठीक, तो हम रिलाई करते हैं फॉरेन एक्सपर्ट्स पे, बाहर से लोगों को लेके आते हैं और जाहिर बात है कि वो हम अपने इंटरेस्ट नहीं वॉच कर पाते, अपना होमवर्क नहीं हमारा कंप्लीट होता। और वो जिस तरह मैं कहता हूँ, वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर। जब वो कोई निकलता है नेचुरल रिसोर्स, पहले उसको आप एस्टिमेट करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर फिनिश करते हैं, फिर मार्केट तक लेके आते हैं। तो ये पूरी एक चेन है, हम ये पूरी नहीं कर पाते। अब 2 मैं मिसाल देता हूँ। थर इज़ अ सक्सेस स्टोरी। थर में हमें 14 साल लगे कोयला निकालने। मैंने थर में 2004 में काम शुरू किया जब मैं चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन का। इतनी रुकावटें, इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतने इश्यूज़ सी, इतने डिटूअर्स, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट, इंपोर्ट लॉबीज़ सी, कि बड़ी मुश्किलों से 14 साल के बाद हम कामयाब हुए थर से कोयला निकालने में। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ बिजली बन रही है, 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली बन रही है थर में। अब हमने उस कोयले को गैसीफाई भी कर लिया, उसे गैस भी बना ली है। अब हम इस प्रोसेस में हैं कि हम लार्ज स्केल गैसीफिकेशन कोयले की करें ताकि हमें LNG ना इम्पोर्ट करनी पड़े और हम एक पूरा कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज वो डेवलप करें ताकि हमारा जो एनर्जी का इंपोर्ट बिल है ये इसको हम आधा कर लें। इस वक्त ये कोई $15 बिलियन सालाना है, इसको हम आधा कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रेमवर्क नहीं है, हमने वो होमवर्क नहीं किया हुआ, हमने लिंकेजेस नहीं अंडरस्टैंड किए। ये 60s और 70s की दहाई में कुछ कोशिश की गई थी और उस वक्त PCSIR के अंदर ये मिनरल्स डेवलपमेंट सेंटर भी बने थे। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ उन्होंने लोगों को एक्सपर्टीज़ भी डेवलप की, लोग बाहर भी गए, पढ़ लिख के भी आए। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो लेबॉर्ट्री से बाद बाहर तक नहीं निकली और हमने माइनिंग तक हम नहीं पहुँचे, तो वो सारा जो एफर्ट था वो ख़त्म हो गया और वो बैक टू ज़ीरो हो गया। बिल्कुल ठीक। तो ये दोबारा जब हमने पिकअप किया, वो संदक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट जो था बलूचिस्तान का, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया और मैं एडवाइज उनका कंसल्टेंट था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। वो टोटली मिसमैनेज्ड, वो यानी कंसल्टेंट, मैं उनको जो बातें कहता था वो इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, जो मैं कहता था इम्प्लीमेंट नहीं होती थी बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, लैक ऑफ नो हाउ थी। इवेंचुअली वो जो प्रोजेक्ट था वो हम नहीं चला सके। जो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर था जो वो बनाने आया था प्रोजेक्ट, हमने उसके हवाले कर दिया। अच्छा सर, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन बिफोर ऑन दिस और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस तरह आपने कहा चाइनी वेंडर आया और वो
ले गए। ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जिस जगह की वो चीज़ है उनको कितनी ऑनरशिप आप दे रहे हैं। बिकॉज़ हमारा मकसद होना चाहिए कि लोकल अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की मिले, रोज़गार मिले, सेटअप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सड़कें बेहतर हों, जिस तरह बलूचिस्तान में है, रेकोडेक का मंसूबा है। जो चीज़ें वो बाहर ले जाते हैं, फिर फिनिशिंग करके आगे बेच देते हैं डबल पैसों में, वो हम क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर फिनिशिंग प्लांट्स क्यों नहीं लग पाते? आपकी बिल्कुल बात ठीक है। देखें, सिर्फ रोज़गार और तनख्वाहों से मुल्क नहीं बनते जी। सही, आपको अपने वसाइल का इस्तेमाल चाहिए। बल्कि मैं सुबह सोच रहा था, मैं आर्टिकल भी लिखा हूँ इस पे, सेलिंग चीप बाइंग स्टीप। यानी हम सस्ती बेचते हैं और वही चीज़ महंगी फिर खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल। यानी हमें नेट लॉस होता है। यानी हमारा तांबा अनफिनिश्ड बाहर जाता है, फिर हम फिनिश तांबा इंपोर्ट करते हैं एट 10 times द प्राइस। पत्थर की भी यही सूरत है। इसी तरह उसकी फेरोक्रोम की यही है, स्टील की यही है। यानी आप सस्ता बेचते हैं और वही चीज़ फिनिश प्रोडक्ट महंगा खरीदते हैं। तो सर इसकी वजह क्या है कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, विल नहीं है पॉलिटिकल, या फिर हम बहुत ही गए गुजरे हैं कि हमें लगता है कि जनाब हमारे बच्चों में इतना पोटेंशियल नहीं है वो जो ये काम कर पाएँ? नहीं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि देखिए, ये कोई टेक्नोलॉजीज़ कोई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। आम तौर पे फोरम पे ये कहा जाता है, जिससे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हर नेचुरल रिसोर्स यूनिक होता है। जी। अच्छा, अब ये इशू ये है कि जो यूनिक है उसके लिए आपको होमवर्क करना है। फिर जिस तरह थर का मैं एग्जांपल दूं, थर में कोयले के ऊपर पानी था, सही, तो कोयले तक पहुंचने के लिए आपको पानी से डील करना था। ठीक, अब उससे डील करने के लिए आपने टेस्ट माइन बनानी थी, पानी को स्टडी करना था कोयले तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल ठीक है। वो कोई करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तो है कि झटपट आप आएँ, करें, निकालें, जो हमारा बनता है सब हमें दें, साइन करें, कहाँ एग्जैक्टली। तो ये होमवर्क ना करना है, फ्रेमवर्क ना होना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा अच्छा मॉडल है और मैं आजकल बड़ा इसको कर रहा हूँ हाईलाइट। सबसे बड़े दुनिया का माइनिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने 2 एरियाज में अपने आप को स्पेशलाइज किया हुआ है, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। और हम भी ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे भी इस वक्त 2 मेन एरियाज है, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। बाकी वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बिकॉज दे मेक सो मच मनी इन माइनिंग, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट, एंड एग्रीकल्चर कि उनके भाई इतना रिसोर्सेज होते हैं कि वो चीज़ें बाकी खरीद ले। 12 तो उन्होंने ये किया हुआ है कि वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना लेते हैं। जहाँ कोयला निकलता है वहाँ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर कोयले का बना लो, सारी एक्सपर्टीज़ कोयले की वहाँ मौजूद होती है। ठीक है। किसी ने कोयला में इन्वेस्ट करना है वो वहाँ आए, उसको हर चीज़ अवेलेबल होगी, जी कोयले की क्या क्वालिटी है, किस तरह माइन करना है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, क्या इश्यूज, एवरीथिंग राइट देयर। इस तरह तांबे का है तो एक सेंटर तांबे का होगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, तांबे की सारी नो और नॉलेज होगी। इशू ये है कि हमारे यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, लॉबीज भी हैं। अब थर कोल का मैं आपको एग्जांपल दूं, ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट है। बिल्कुल ठीक 175 बिलियन टन कोयला है, ये 200 साल ख़त्म नहीं होगा। अभी भी हम $2 बिलियन का कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये लोग कहते हैं जी इसमें ये कोयला ठीक नहीं। मैंने कहा जी क्या हुआ? जी सल्फ़र बहुत है, हालांकि सल्फ़र नहीं है, 1% सल्फ़र है। ओ जी इसमें मॉइस्चर बड़ा है। मैंने कहा हाँ जी मॉइस्चर है, इसको बाहर निकालें, धूप बड़ी है, धूप में रखें, वो 5 दिनों में मॉइस्चर आधा हो जाएगा। ओ जी इससे गैस नहीं बन सकती। हमने कोयला साउथ अफ्रीका भेजा, उन्होंने गैस भी बना दी। तो पॉइंट ये है कि वो होमवर्क करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल नीड्स में, मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने में, देखें ना, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इनफ। अगर एनर्जी बिल हमारा आधा हो जाए, लोगों को सस्ती एनर्जी मिले, जिस तरह सुई गैस से हमारी मौज लगी हुई थी, देखो ना, सुई गैस ने हमें 50 साल मौज रखा। बिल्कुल सही सर। जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे कि अगर बाहर चीज़ें भेज रहे हैं तो अपने लिए भी कोई फ़ायदा कर सके इस पॉलिटिकल विल के साथ, तब तक चीज़ें उस तरह नहीं होंगी। हेडलाइंस ब्रेक की जानिब जनाब बढ़ेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर एक तो सही डायरेक्शन उन्हें दिखाई जाए, सही अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएं और एक्सपोजर मिले। ऐसी ही एक तालिबा से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। अलविया बतूल इनका नाम है, नास्ट में ये पढ़ती हैं और अ वेरी प्राउड मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्होंने जनाब नासा में नाम रोशन किया है और इन्होंने बनाया है ChatGPT जैसा मॉडल जो खला में सेहत का ख्याल रखने वाला एक ज़हीन सिस्टम है। बिकॉज़ आप जानते हैं कि स्पेस में रहना ख़ासा मुश्किल है और सेहत
सेहत के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो मिशंस पे जाते हैं। तो मेरे साथ अलविया बतूल इस्लामाबाद से मौजूद होंगी, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अलविया आपके वक्त का। अभी तो हमने वैसे रिसेंटली देखा सुनीता विलियम्स सबसे ज़्यादा स्पेस में अपना टाइम गुजार कर आई और ऑब्वियसली 9 माह रहना आसान नहीं था। तो इंस्पिरेशन आपने कैसे ली कि एक एस्ट्रोनॉट की सेहत के हवाले से ख्याल रखने के लिए आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया? इंस्पिरेशन मेरी यही थी कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्पेस रिसर्च भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक दोस्त है, शी इज़ पाकिस्तान की फ़र्स्ट एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट कैंडिडेट, हर नेम इज़ डॉक्टर सुंबल मुश्ताक। तो मैं उनकी पोस्ट देखती थी इंस्टाग्राम के ऊपर और फिर मैंने सोचा कि मैं उनसे भी पूछूं कि हाउ आई कैन वर्क इन स्पेस रिसर्च। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप डिफरेंट फोरम्स है, लाइक ब्लू मार्बल स्पेस है, जैसे नासा ओपन साइंस डेटा रिपोजिटरी है, तो आप उनमें अगर अप्लाई करें और आप उनके साथ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर मैंने साइन अप किया ऑन दीज फोरम्स और ये मैंने एक नई बात सीखी कि आप इंटरनेशनल पीपल के साथ और जो लोग अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं स्टेइंग इन पाकिस्तान। और आपका जो स्किल सेट है, आपको बस वो बताना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि आप ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैंने जो यहाँ पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी में, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मैं अपना शोकेस कर सकूं और उनके साथ काम कर सकूं। और मैंने ये भी बात नोट की है कि अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं उसको कुछ भी नहीं आता और यहाँ की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अंडररेटेड है, बिल्कुल ऑब्वियसली अंडररेटेड है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितना टैलेंट है। जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे समझ आया कि जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ना, वो लोग वो भी वही काम करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिज़ाइन कर रही हूँ तो वो लोग भी यही काम करें। बस डिफरेंस ये कि मैं यहाँ पे जो डेटा अपनी थीसिस में यूज़ कर रही हूँ वो पाकिस्तानी डेटा है, लेकिन वहाँ जो मैंने काम किया इट्स जो नासा के डॉक्यूमेंट्स है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, एवरीवन कैन यूज़ देम एंड कैन हैव एन एक्सेस टू देम। तो आप उनको डाउनलोड करके और उसी में मैंने ट्रेन किया अपने मॉडल को। यानी पाइपलाइन इज़ द सेम, बस हमने डेटा जो यूज़ किया है वो नासा का डेटा है। अगर आप नासा का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी फ्रूट्स का डेटा यूज़ कर रहे हैं, किसी वेजिटेबल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप मैंगो डिजीज़ प्रेडिक्शन या फ्रूट्स प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो पाइपलाइन इज़ द सेम, बस आपको पता होना चाहिए कि अपने काम कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। सो ये जो सिस्टम अब आपने बनाया है ये यूज़ किया जा रहा है बाय नासा, और नासा ने भी आपको रिकग्निशन इस पर दी है, आप गई भी हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं गई थी। मेरी जो रिसर्च थी इट वाज विद डीप स्पेस इनिशिएटिव। इट्स अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोलोराडो यूएसए में रूट्स हैं। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, और फिर जब आई हैड दिस टीम जिसमें वन पर्सन वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, एक बंदा था, ही वाज फ्रॉम टर्की, एंड मेरे जो सुपरवाइज़र है ही इज़ फ्रॉम यूएस, और जो एडवाइजरी इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। तो वी वर अ टीम, वी वर्क टुगेदर। और फिर जब बारी आई कि सबमिट कहाँ करना है एब्स्ट्रैक्ट, तो आई सबमिटेड इट एट द नासा ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम। तो फिर आई वेंट देयर एंड प्रेजेंटेड। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो फ्यूचर आपके लिए डाइवर्जन्स क्या हैं? क्या मज़ीद कोई उनके लिए प्रोजेक्ट आप कर रही हैं? पाकिस्तान में कुछ और मज़ीद कर रही हैं? सॉरी, कुड यू प्लीज़ रिपीट? जी अलविया, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हैं अब आपकी? क्या नासा के साथ कोई और प्रोजेक्ट भी आप करने वाली हैं, या पाकिस्तान में कोई इनिशिएट कर रही हैं? ओके यस। तो नासा का बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो नासा का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैंने नासा की कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट किया। क्योंकि अगर आपको नासा का कोई प्रोजेक्ट करना है ना, तो आपको यूएस सिटीज़न होना इज़ द रिक्वायरमेंट। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नासा के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और आपको पता है आज जो डिफ़िकल्ट है, तो देयर इज़ दिस वन प्रोग्राम दैट्स कॉल्ड नासा पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम, जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आई हैव प्लान्स के उसको भी थोड़ा लूप में रखूं। तो ये बात है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत मुश्किल है कि वो नासा के साथ काम कर सके, बट दे कैन वर्क ऑन दीज ओपन साइंस प्रोजेक्ट्स जो नासा के, जैसे आई एम पार्ट ऑफ नासा ओपन साइंस डेटा रिपोजिटरी। तो उसमें
international students from all over the world, they can work with people who are working with NASA, यानी कि it's an extension of NASA Gene Lab. तो और ये बात तो मैंने नोट की है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आपने बस अप्लाई करना है और यू डू नॉट हैव टू पे डॉलर्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपने बस अप्लाई करना है और यू हैव टू जॉइन देयर मीटिंग्स एंड यू हैव टू डू प्रोजेक्ट्स. तो अच्छा, अब चूंकि आपने नास्ट में रहते हुए ये किया है, कितने लोग आपके पाकिस्तानी फेलोज़ ने आपकी इसमें हेल्प आउट किया है या आपसे इंस्पायर हो के वो भी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट मेरा नस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये मेरा एक साइड प्रोजेक्ट था. क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में स्पेस मेडिसिन रिसर्च का कोई स्कोप नहीं है, स्कोप एज इन के कोई एक्सपर्ट्स नहीं है स्पेस मेडिसिन के पाकिस्तान में. तो फिर मैंने ये जो मेरा इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू पॉलिश माय इंटरेस्ट साथ साथ, तो इसलिए फिर मैंने साइड बाय साइड ये प्रोजेक्ट्स किए. और मेरे साथ कोई पाकिस्तानी मेंबर नहीं था, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी मेंबर. तो जब मैं वापस आई अपनी यूनिवर्सिटी में, तो देयर वर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांटेड टू नो माय एक्सपीरियंस के आपने कैसे किया और आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स किए. और मैं उनको मेंटोर भी करती हूँ कि ये ऐसे करना है ऐसे करना है. तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम कि वो भी अपनी एक डोमेन सेट कर ले कि उन्होंने वो स्पेस मेडिसिन में कैसे आ सकते हैं. बिल्कुल. तो ये आपका मॉडल जो है वो काम किस तरह करता है? एज एन अगर किसी की सेहत के हवाले से कोई सवालों का जवाब देता है या फिर प्री डायग्नोसिस में हेल्प करता है? ओके, सो इट वर्क्स जस्ट लाइक ChatGPT. जैसे आप ChatGPT में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट है एंड ही वेंट टू स्पेस, तो दे आर गोना टाइप हेलो आई एम इन स्पेस एंड आई फील लाइक माई आई बॉल्स गेटिंग बिगर, यानी या अगर आपके सर में दर्द हो रहा है या इफ़ यू फील लाइक यू आर ब्लोटेड, तो आप यू आर जस्ट गोना टाइप योर क्वेरी. आप उसको टाइप करेंगे और फिर इट्स गोना लुक फॉर द की वर्ड्स जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ हुआ है. तो जैसे ही इट विल फाइंड द कीवर्ड्स जैसे इलनेस या आई, इस टाइप की जो डॉक्यूमेंटेशन में जो भी वर्ड्स देखेगा ना, वो उनको शॉर्टलिस्ट कर लेगा और फिर उसमें से वो फाइंड करेगा कि मेरा आंसर क्या है. और फिर वही वाला आंसर जो उसने फाइंड किया वो यूज़र को एज एन आंसर देगा कि इफ़ यू आर फील लाइक यू आर ब्लोटेड, दीज आर द मेडिकेशंस. तो लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस वहाँ पे आ जाएंगी. और ऑलरेडी जब वो स्पेस में जाने से पहले दे हैव दिस मेडिकल किट जो साथ लेकर जाते हैं, उसमें मेडिकेशंस मेंशन होती प्रेजेंट, तो वो उसमें से देख के दे कैन यूज़ दोज मेडिकेशंस. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका अलविया बतूल साहिबा. वैसे ये मॉडल तो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है जेनरिकली कि हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम पहले गूगल पे जाके सर्च करते हैं और ख़ुद से भी एक गूगल डॉक्टर जनरेट कर लेते हैं. तो बहुत शुक्रिया आपका जनाब. यू आर एक्चुअली प्राउड ऑफ पाकिस्तान. और मेरा ख्याल है जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इनसे इंस्पिरेशन लेके ख़ुद भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की ज़रूरत है. एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक जी. आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में. और दिन का आगाज़ अच्छा तभी होता है जब हमारी सेहत अच्छी हो. और अगर हमारी सेहत अच्छी ना हो और जारी बात है सेहत अच्छी नहीं होगी, मूड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा. और अच्छी सेहत के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी डाइट, एक अच्छी रूटीन और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना पड़ता है. लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि ज़च्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं. और अक्सर गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफ़िकली प्रोग्राम भी डिज़ाइन करती हैं पाकिस्तान में ज़च्चा और बच्चा को लेके, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ख़वातीन या तो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं या फिर बहुत सारे न्यूबॉर्न्स जो हैं वो 1 साल के अंदर ही एक्सपायर हो जाते हैं. और उनकी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कई दफ़ा जो कि क्योरेबल नहीं होती. आखिर इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान में ये जो शरह है वो क्यों बहुत ज़्यादा है, क्यों यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती, चाहे वो देहात की स्पेसिफ़िकली ख़वातीन हो, दूर दराज में हो. वैसे तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू बात हो रही होती है. फिर मरीम नवाज साहिबा ने बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है. सो वर्ल्ड हेल्थ डे की मुनासबत से जो थीम है वो है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स के हवाले से. और पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 700 बच्चे 1 माह की उम्र तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं. दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड फिगर. वजह क्या है ये हम जानेंगे. डॉक्टर रेहाना आमिर माहिर इमराज़ नुस्वा मेरे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेहाना. तो ये तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारे इश्यूज ख़वातीन को होते हैं और बच्चे भी मैल नरिश्ड होते हैं, लेकिन आपकी स्टडीज़ के हिसाब से क्या वजूहात हैं? बेसिकली पाकिस्तान में जो अगर हम बात करें कि जच्चा बच्चा की मोर्टेलिटी रेट 5 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपने खुद अभी कहा कि 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा, इसमें बेसिक फैक्टर मदर की केयर का है। कि जो इनिशियल डेथ्स होती हैं, जो बच्चा लाइक 1 डे 5 डे 1 मंथ तक, वो आमतौर पे मदर की केयर नहीं की जाती प्रेगनेंसी में तो होती है। मदर को लाइक अगर ब्लड प्रेशर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को लाइक शुगर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को खून की कमी है, एनीमिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो ज़्यादातर ये बच्चे या तो बिफोर टाइम पैदा हो जाते हैं या अगर पैदा होते हैं तो बहुत ही वीक होते हैं, जिसकी वजह से इनको सांस के प्रॉब्लम, नमोनिया, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी नर्सिंग केयर मांगते हैं। जो कि पाकिस्तान में नर्सरीज़, अगर हम DHQ या THQ के लेवल पे बात करें तो उस तरह बहुत अच्छी नर्सरीज़ नहीं है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के जिनके वेट कम है, लाइक बेबी 1 kg का है। पूरी दुनिया में अभी जो बच्चा 800 ग्राम का भी है वो भी सर्वाइव कर जाता है। या 800 ग्राम के बच्चे को एक स्पेसिफिक नर्सरी चाहिए। तो इनमें हमें 2 चीज़ों को कंट्रोल करना है। एक तो आपने मैटरनल हेल्थ को कंट्रोल करना है। अगर हम मैटरनल हेल्थ इशूज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जो बच्चे, अगर हेल्दी बेबी बॉर्न हो, उसको उस तरह की केयर की ज़रूरत नहीं। मैटरनल हेल्थ को पहले आप टैकल करेंगे, फिर आप नियोनेटल डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मदर की हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप नियोनेटल की नहीं अचीव कर सकते। बट एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं जो कि किसी भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है, जिनको अच्छी नर्सिस और अच्छी केयर की ज़रूरत है, वो भी इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। कि हम पाकिस्तान में जैसे हमारे THQs हैं या DHQs हैं, वहाँ प्रॉपर एक पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स के साथ साथ अच्छी नर्सिंग केयर, जिसमें हमारे रिससिटेटर्स हैं, जिसमें आपके वार्मर्स हैं, वेंटिलेटर है बच्चों के लिए एक्चुअली सारा कुछ अलहदा होता है। इनकी जब उनकी इंट्यूबेशन की ज़रूरत होती है, उनकी ट्यूब तक अलहदा है। हर चीज़ बच्चे के लिए एक अलहदा है, वो एक प्रॉपर सेटअप है। वो जो आम एडल्ट की केयर है उससे वो काफ़ी डिफरेंट है केयर। वो सारी नर्सिंग केयर ज़रूरी है, हर लेवल पे हम प्रोवाइड करें, छोटे से छोटे अच्छा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो चीज़ें हैं, या आई नो दैट, सरकारी अस्पतालों में क्या हालात है? सरकारी अस्पतालों में लाइक अगर हम लाहौर में बात करें तो यहाँ तो टर्शी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जिनाब, म्यू सर्विसेज या चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ज़रूर है, मगर रश की वजह से बच्चे एक ही नर्सरी में, कई दफ़ा एक वार्मर में 2 बच्चे हैं, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। जिस तरह कोप अप करना चाहिए, जितना रश है और जितना डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक नर्सरी में अगर बहुत ज़्यादा रश होगा, बच्चे एक दूसरे की इन्फेक्शन रिक्वायर करेंगे। एक वार्मर में अगर 2 बच्चे, वो एक दूसरे से सेप्टिक हो जाते हैं। तो जो कॉमनेस्ट काज ऑफ डेथ अगर हम बात करें कि जी सरकारी अस्पतालों की नर्सरियों में बच्चों की डेथ की सबसे बड़ी रीज़न क्या है, वो सेप्सिस, इन्फेक्शन। वो बच्चे, एक इन्फेक्शन बेबी आता है, वो सारे बच्चों को इन्फेक्शन कर देता है, क्योंकि आइसोलेशन नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एक्चुअली जो इन्फेक्टिव बेबी है उसके लिए एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है, तो वो सारी आइसोलेशन, एक बच्चा एक अलहदा केयर मांगता है, उसके लिए एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट और हाई लेवल ऑफ केयर चाहिए उसको। वो बच्चे, इसे कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बच्चे, वहाँ से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इवन जो हेल्दी बेबी भी है वो भी प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। अच्छा, एक मिथ है यहाँ पे कि कोई भी खातून जो है जब एक्सपेक्ट कर रही होती है तो आप, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है कि अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू जो है प्री डायग्नोसिस हो जाता है अगर बच्चे में कोई एब्नॉर्मलिटी है या कुछ इशू है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जनाब अल्ट्रासाउंड्स नहीं करानी चाहिए, बच्चे पे रेस पड़ेंगी, बच्चा को मसला होगा। ये मिथ है, रियलिटी है? अगर आप जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड वेव्स का मतलब, अगर आप इसके मीनिंग पे जाएं तो इट मीन्स साउंड वेव्स। जितनी साउंड वेव्स की वेवलेंथ है उतनी को वेवलेंथ है। जैसे हम बात करें हमारी साउंड वेव्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है, तो इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर मैं प्रेग्नेंट औरत के पास बात कर रही हूँ, एक साउंड वेव्स है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं होगा। बच्चे को आवाज़ आती है। हाँ, साउंड वेव्स एक्चुअली अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं, तो उनका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड 13 वीक्स पे और 22 वीक्स पे मैंडेटरी है, ये आपकी बच्चे की जो साख्त में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उनको पिकअप कर लेता। अब दुनिया इससे बहुत आगे है। वो कोई भी पेशेंट जो 38 ईयर्स से अबव है या अदरवाइज है, उनके जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, या कोई कैरियर है, या कोई पेरेंट्स में हिस्ट्री है जेनेटिक डिजीज़ की, तो वो सब पता चल जाता है। आप वो सिर्फ माँ का एक ब्लड का टेस्ट होगा
जिससे बच्चे का जो डीएनए है 10 वीक्स बाद मदर की सर्कुलेशन में आ जाता है। तो सिंपल एक ब्लड टेस्ट से जिसमें कोई इन्वेसिवनेस नहीं है आप डीएनए और जेनेटिक डिसऑर्डर्स तक पिकअप कर सकते हो। और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड पे जो 20 वीक्स पे आप करा रहे हो उसमें आप हेड टू टो बच्चे की कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है वो पिक हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मत डरे आपके जी अल्ट्रासाउंड कुछ बच्चे को कह रहा है उसमें कोई ख़राबी पैदा कर रहा है। अल्ट्रासाउंड एक्चुअली पिकअप करने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ को उसकी प्रॉब्लम्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जो साख के लिए अल्ट्रासाउंड है वो पर्टिकुलरली 20 वीक्स पे उसको ज़रूर कराएं, अदरवाइज़ भी ग्रोथ स्कैन ज़रूर कराएं और मत घबराएं, उनका अच्छा, कोई इफेक्ट नहीं है। शहरों में तो फिर भी ख़वातीन को अस्पतालों तक रसाई है ही, जैसे भी हैं, अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा है। देहातों में हालात बहुत ख़राब हैं, मिडवाइव्स ज़्यादा वहाँ पर मौजूद होती हैं, या फिर दाइयों वाला सिस्टम अभी भी देहातों के अंदर बड़ा एक्टिव है। वहाँ पे नॉरिशमेंट का भी प्रॉब्लम है। वैसे तो एक बहुत अच्छा इकदाम मैं मरीम नवाज़ साहिबा का ज़रूर इस पर ज़िक्र करूँगी कि वैसे तो हुकूमती इकदामात अक्सर सियासत की नज़र हो जाते हैं। खुद का इकदाम ये था कि जो एक्सपेक्ट कर रही है खातून देही इलाकों में, स्पेसिफिकली कुछ इलाके उन्होंने मेंशन किए थे, उसे सालाना की बुनियाद पर 20,000 रुपये जो हैं तकरीबन 20,000 रुपये देंगे और वो मिलेंगे जैसे जैसे वो चेकअप के लिए अपने करीबी मराकज़ सेहत में आएंगी। वो कंप्लायंस के लिए किया ना, मतलब एक मतलब और इंसेंटिव भी था उन खवातीन के लिए कि स्पेसिफिकली एक तो घर से बाहर निकल के आप हॉस्पिटल में जाएँ या मेडिकल सेंटर में जाएँ, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कुछ अमाउंट मिलेगी, फिर 6 महीने बाद कुछ मिलेगी, फिर बच्चे के पैदा होने पे मिलेगी, फिर बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसको वैक्सीन के लिए लेकर आएंगी। ये फिर पूरी दुनिया में है सिस्टम एक्चुअली। तो ये इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये अमाउंट जो है उन खातून को जो है वो मिलेगी जो अपने आप को आफ्टर गेटिंग कंसीव्ड इनरोल्ड कराएं। और स्पेसिफिकली ये मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं, लाहौर के अलावा जो बहुत सारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं, ये इसमें शामिल है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, पूरी दुनिया में इस तरह किया जाता है ताकि ये इंसेंटिव मदर को एक वो देता है कि नहीं मैंने चेकअप के लिए जाना है। चेकअप सबसे पहले ज़रूरी है कि मदर चेकअप के लिए लैंड करे। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट और वो चेकअप के लिए नहीं आ रही तो उसकी प्रॉब्लम्स पिक ही नहीं होंगी। चेकअप बहुत ज़रूरी है। चेकअप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आप हर जगह एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं करा सकते आप रूरल एरियाज़ में या नहीं, लेकिन जो आपके मिडवाइफ्स हैं, जो आपकी दाइज हैं, उनको आप ट्रेंड करें। बिल्कुल ट्रेनिंग उनको ट्रेन करें ताकि वो टाइमली पिक करके ऐसे पेशेंट जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है मदर की या बच्चे की उसको रेफ़र किया जाए। रेफरल सर्विसेज को जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हम मदर की डेथ को भी नीचे डेथ रेट को कम कर सकते हो, बच्चे की डेथ रेट को। बिल्कुल जनाब, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आगाही बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हम ये एक बात कर रहे हैं, आप भी ज़रूर आसपास की ख़वातीन जो आपको लगता है कि बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही इन मामलात पे, उन्हें भी आगाही दे सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब खेल की बात करेंगे। आप जानते हैं PSL के मैचेस शुरू होने वाले हैं और पाकिस्तानियों की क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और इमोशंस भी अटैच होते हैं। और जब बुरी कारकर्दगी दिखाती है तो तनकीद भी होती है, लेकिन अच्छी कारकर्दगी पर तारीफ़ भी होती है। सो अब देखना ये है कि इस PSL के अंदर न्यूजीलैंड के साथ जो कुछ हुआ, टीम ने हमारी जो किया वो भी हमने देखा और जो हमारी टीम की सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। सो PSL के मैचेस में हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये एक सवाल है। और इसीलिए मेरे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया आपका शमशेर। सो क्या नाकिस कारकर्दगी बेहतर होगी PSL के अंदर, एक्सपेक्ट करें हम कुछ बेहतर? अच्छा देखें, PSL और जो लोकल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में होते हैं वो होते ही इसीलिए हैं कि जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है वो अपने आप को कम प्रेशर में ला के अपनी आवाम के सामने, अपने स्टेडियम्स में, अपने होम ग्राउंड में खेल के अपने आप को सेट कर सकें। लेकिन एक बात याद रखें, ये पब्लिक को मैं बोलूँगा कि इन दी एंड इंटरनेशनल स्टेज पे जो परफॉर्म करता है वो चीज़ काउंट होती है। देखें, पिछले 2 महीने के अंदर अंदर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 से 11 मैचेस खेले हैं, उनमें से आपने 10 हारे हैं और आपने 1 जीता है। उसके बाद भी हमारे प्लेयर्स के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है ना तो इनको PSL नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, अगर शादाब खान को आप टीम में लेके आए हैं जिसने पिछले 10 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट ली है, जिसकी 310 की एवरेज है, उस प्लेयर को आपने टीम से निकाला था कि उसकी नाकिस कारकर्दगी है। टीम में लेके आए, उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। टीम में खेला है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। ऐसा प्लेयर PSL खेलेगा ना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। देखिए PSL ठीक है, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप क्रिकेट को कम्पीट करना चाहते हैं, डिफरेंट लीग्स होती हैं दुनिया में, और भी कंट्रीज जो हैं ये PSL T20 फॉर्मेट जो है इस तरह का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये मेन स्टेज तो नहीं है ना।
आपको हमने मेन स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पता है, न्यूजीलैंड वाले भी हमारे पे हंसते होंगे कि यार ये पता नहीं बार बार खेली जा रहे हैं, हार रहे हैं। ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपने अपनी हालत आपने देखी है, जो आपने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया से आप हार गए, वो उसका कोई बात नहीं है। बात है परफॉर्मेंस क्या दिया आपने, ऑन ग्राउंड आप क्या कर रहे हैं। PSL ठीक है, हमारे मुल्क में PSL आ गया, 11 को पहला मैच है, हमारे प्लेयर यहाँ पे फिर सेंचुरी करेंगे, फिर यहाँ पे बाबर आजम 50 करेगा, वो सेल्फिश होकर नहीं खेलेगा। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हमने नए प्लेयर उनको ट्राई किया है, वो आपको आइंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आएंगे नहीं नजर आएंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है, हमारे सेलेक्टर्स हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो PSL मैं लोगों को ये कहूँगा कि PSL छुप करके बैठ के एंजॉय करें, छक्के चौके देखें। और अगर आपने PSL की वजह से प्लेयर्स को दोबारा टीम में लेके आना कि जी इसने PSL में लाहौर के स्टेडियम में 50 मारी है, इसने सेंचुरी मारी है, तो मेरे ख्याल से गलत बात है। आपने पहले भी PSL की बेसिस पे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई है प्लेयरों को, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। मैं प्लेयरों के नाम ले लेके नहीं करूँगा, ना हमारे पे इतना टाइम है, ना आपके पास इतना टाइम है कि मैं बाबर आजम को उठा के एक एक बात करूँ, मैं रिजवान की एक एक बात करूँ, मैं ओवरऑल बात करूँगा। तो PSL जो है वो सिर्फ एक इंजॉयमेंट है, इसको एंजॉय करें। और इससे आप ये मत करें कि जी अच्छा आज बाबर ने सेंचुरी मारी है, रिजवान ने ये कि तो इसको टीम में दोबारा लेके आए। टीम इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट, PSL इज डिफरेंट। अच्छा, बाबर आजम का आपने जिक्र किया, मे बी ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान का एसेट हैं। इंडिविजुअली अब एक बहस में कल देख रही थी, चल रही थी कि वो इंडिविजुअली तो स्कोर करते हैं लेकिन वो मैच विन नहीं करा सकते पाकिस्तानी टीम को। देखें, बाबर आजम को मैं ओन करता हूँ, मैं एज आ क्रिकेट फैन उसको ओन करता हूँ। वो हमारा हीरो है, उसने बड़ा स्कोर किया है और उसने आम प्लेयर से बहुत अच्छा एवरेज रखा है अपना। लेकिन देखें, अगर आप उससे, मुझे वर्ल्ड कप के बाद से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए बाबर आजम मैच विनर नहीं है, बाबर आजम मैच विनर नहीं है। विराट कोहली मैच विनर है। विराट कोहली से जब सेंचुरी रिक्वायर्ड थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी। विराट कोहली से जब मैच विनिंग कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैच जिता के देता है आपको। देखिए ना, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने क्या करना है आपके 50 या 80 रन का, मैंने आपकी सेंचुरी का क्या करना है, जब आप मुझे मैच ही नहीं जितवा के दे रहे। इन दी एंड आपके जो जब ESPN क्रिक इन्फो आप खोलेंगे ना, तो वहाँ ये लिखा है पाकिस्तान हैज लॉस्ट द गेम, पाकिस्तान हैज वन द गेम, ये काउंट होगा। वहाँ ये काउंट नहीं होगा कि बाबर ने 50 मारा या विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है। इम्पैक्ट प्लेयर होना बड़ा जरूरी है। जहाँ हमारे शाहीन अफरीदी कह रहे हैं मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर, उसकी हालत आप देखें यार, उसकी हालत, उसका अपना कसूर तो है ही है। हमारे बोर्ड का कितना बड़ा हाथ है हमारे प्लेयरों को ढीला करने में। मतलब एक प्लेयर आपको नजर आ रहा है वो फटीक हो गया, वो थक गया, पिछले आप उसको 3-4 सालों में तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खिला रहे हैं, वो थक गया, उसको बिठाना है। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने जाती मफादात के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उस लड़के को भी खराब किया, अपने आप को भी खराब किया और बोर्ड पे भी उंगलियां उठाई कि बोर्ड, अब लोग हर कोई जो है बोर्ड पे हाथ वाथ खड़ा हुआ है कि मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट खराब है। उन्होंने रिजवान को रेस्ट नहीं दिया, बाबर को रेस्ट नहीं दिया। इंग्लैंड अपना वेस्ट इंडीज की इंग्लैंड की सीरीज थी पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया, पाकिस्तान वो इंग्लैंड की सीरीज जीत गया क्रिकेट की। आप रेस्ट दें, मैनेज करना सीखें प्लेयरों को, जाती मफादात दूर कर दें। हमारे बोर्ड में तो खैर मैं आपको क्या क्या गलतियां उठा के बताऊं, इतनी गलतियां हैं कि आप अपने प्लेयरों को फटीक कर रहे हैं, अपने हीरोज को आप डेड कर रहे हैं। बाबर आजम के बाद कौन सा बड़ा हीरो आप लेके आएंगे? दूर दूर तक आपको कोई बड़ा हीरो नजर नहीं आता। इसी हीरो बाबर की कितनी क्रिकेट रहेगी? आपने बाबर आजम का सवाल किया ना, बाबर आजम की कितनी क्रिकेट रहेगी? 3-4 साल खेल लेगा, अगला वर्ल्ड कप शायद खेल ले, उसके बाद क्या है बाबर आजम? अभी जो उसकी हालत है, इसको देखें। लोग कहते हैं बाबर आजम सेल्फिश हो गया, अपना 50 करता है, अपना 100 करता है, ग्राउंड से बाहर चला जाता है। और क्या करे, क्या करे वो? 50 ना करे, 20 पे आउट हो जाए, फिर आप तनकीद करेंगे, 50 पे आउट हो जाए, तनकीद करेंगे। सेल्फिश नहीं है, ही इज ट्राइंग। लेकिन इसमें 11 प्लेयर खेल रहे हैं टीम के अंदर, एक बंदा नहीं खेल रहा। या तो आप लूडो खेल रहे हो ना, आपने अपने ओन पे सब कुछ करना, एक ही प्लेयर हूं मैं, सब कुछ कर लूंगा। 11 प्लेयर हैं, आपको टीम परफॉर्मेंस चाहिए और इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि फिलहाल टीम से भी एक्सपेक्टेड नहीं और दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अच्छा, PSL चूँकि होने जा रहा है, मैं देख रही थी कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन साहब, वो काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट स्वीप कर देते हैं जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं। वो अभी भी ये कह रहे थे कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, दो वी आर द टीम ऑनर्स एंड वी पे द रेंट। आखिर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं उनके? देखें, अली तरीन साहब ने कहा है कि जी हम हर साल शोर डालते हैं कि जी नया PSL आ गया, नया PSL आ गया। बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। क्या नया लेके आए आप? बड़ा उन्होंने पॉइंट खड़ा किया, ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं था, मैं उनके पॉइंट को फॉलो अप दे रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट नहीं है। मुझे बताएं क्या नया लेके आए आप? क्या वही बॉलिंग होगी, वही बैटिंग होगी, वही फाइनल होगा, वही अली जफर गाना गाएगा, हमें भी गाना गा के चले जाएंगे? या तो आप कोई इंटरनेशनल सिंगर लेके आ रहे हैं, या आप कोई पेशावर का स्टेडियम PSL के लिए खोल रहे हैं, कोई नया स्टेडियम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नए वेन्यूज़ पे जा रहे हैं। इनको डर है कि नए वेन्यूज़ पे जाएंगे वहाँ आवाम नहीं आएगी। भाई जाएंगे तो आवाम आएगी ना। घर बैठे बैठे आप कह देंगे जी आवाम नहीं आएगी, तो कैसे आएगी आवाम? नए स्टेडियम खोलें, कुछ नया करें ना PSL में, वही बोर है।
अब देखें नया आईपीएल तो कुछ नहीं हो रहा, सड़कें वैसे ही बंद होना शुरू हो गई। सड़कें वैसे बंद होना शुरू हो गई। देखें आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करते हैं ना, आईपीएल को आप जरा टीवी पे लगा के देखें, आपको कुछ नया नजर आए ना आए, लेकिन आपको एक ना रौनक जरूर नजर आएगी टीवी पे कि यार ये कुछ हो रहा है टीवी पे, मजा आ रहा है देख के ना। पीएसएल आप देखेंगे वही बोरियत, पीएसएल की हाइलाइट्स मैंने कभी मुड़ के नहीं देखी, मैंने बोर हूं मैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार हम तो ओनर्स हैं, हमने तो पैसा लगा देना, हम तो अपने प्लेयर्स को खिला लेंगे, लेकिन हमें एंटरटेन करने के लिए नया क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और या पीएसएल जो है वो ब्रांड वो क्या लेके आ रहा है। तो इनको चाहिए कि एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं, कम से कम फैसलाबाद, सियालकोट, शेखपुरा, ये सारे इतने बड़े बड़े स्टेडियम है जहाँ पे MS धोनी ने अपनी मेडन सेंचुरी फैसलाबाद में मारी हुई है। MS धोनी ने अपनी सबसे पहली सेंचुरी फैसलाबाद में की थी अपने कैरियर की। तो ये स्टेडियम्स खोलें, कुछ नया लेके आए, इंटरनेशनल सिंगर ना लेके आए आप, लेकिन कुछ नया तो करें ना। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई है हमें, मोहसिन नकवी साहब उसको भी चेयर करेंगे, काफ़ी कुछ ही चेयर कर रहे हैं वैसे वो तो। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? कितना बेहतर है हमारे लिए? देखें हमारे लिए बेहतर इस तरह हो सकता है कि एशियन क्रिकेट में आपका ज़रा ये कि ज़रा बाहर हो जाएगा टीम का, लेकिन जब तक टीम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल के आप चेयरमैन बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, आप जो मर्जी बने, कोई फायदा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अगर ACC के चेयरमैन बने तो उससे पाकिस्तान को कोई साइड नहीं मिलेगी। आप ICC के चेयरमैन नहीं हैं या आप BCCI के चेयरमैन नहीं हैं जो आप इंडिया की तरह आप थोड़ा सा अपनी मर्जी का वेन्यू कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? आप फिक्सर आगे पीछे कर देंगे, आप मैक्सिमम इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? तो उनका चेयरमैन बनना पाकिस्तान को किसी सूरत में जो है फेवर नहीं करता। जब तक पाकिस्तान टीम एज अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं देगी, आप अपनी लूजिंग स्ट्रीक नहीं तोड़ेंगे, नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक वो प्रेसिडेंट बन जाएं, वो चेयरमैन बन जाए ACC के, ICC के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हमारे जो मोहसिन नकवी साहब वो ACC के चेयरमैन बन गए हैं, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता कि क्या फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा शमशेर, अब चूँकि बाज़ारी बात है, प्लेयर्स भी यही हैं, PSL भी यही है, मैचेस भी इन्हीं टीम्स में से निकलने हैं। सो फिलहाल जितनी भी टीम्स हैं, कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन सी टीम बेहतर फॉर्म में और एक्सपेक्टेड विन रेशो में नजर आती है? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो PSL 1 से बड़ी स्टेबल है। लाहौर के अंदर ने बहुत अच्छा कमबैक मारा, लेकिन काफ़ी अरसे बाद मारा। लाहौर के अंदर बड़ी स्टेबल टीम है। तो लाहौर के अंदर, और मैं ये नहीं कि मैं लाहौर में रहता हूँ और हम सारे मतलब कि लाहौर को सपोर्ट करें, ऐसी बात नहीं है, मैं क्रिकेट की बेस पे बात करूँगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी स्टेबल टीम लगती है मुझे। बाकी टीम तो सारी अच्छी हैं, उनमें सारों में प्लेयर्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, और माशाल्लाह मैंने कल एक पोस्ट भी देखी, हमारा जो कमेंटेटर का पैनल है, बड़े इंटरनेशनल उर्दू कमेंट्री होगी PS में। हाँ, ये एक नया है, लेकिन ये सिर्फ लोकल्स के लिए है, ये इंटरनेशनली आप इसको नहीं, मतलब कि अगर कोई बड़ा प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग अगर हमारी PSL देख रहा हो तो उसको क्या समझ आएगी कि भाई बाजिद खान क्या बोल रहा है। तो ये लेकिन चलिए जी, वसीम अकरम साहब भी डेब्यू करने वाले हैं PSL कमेंट्री के अंदर, और उर्दू के अंदर ये होने वाली है। सो लेट्स होप फॉर द गुड। थैंक यू शमशेर, थैंक यू वेरी मच जनाब। मैचेस हो या कोई और इवेंट हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखें पाकिस्तानी टीम के साथ, भूल जाएं जो उन्होंने किया, और दुआएं वैसे ही हमारी कौम क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा करती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, आपसे कल सुबह होगी मुलाकात कुछ नए गेस्ट, कुछ नए इश्यूज़, कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।